Welcome back, everyone. I am Dr. Nikita Saraswat from Learn Medicine by Dr. Nikita और आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे अबाउट टेट्रासाइक्लिन्स. ठीक है, ये आपको टाइटल लिख रहा है. तो टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में मेजरली हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने वाले हैं. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके कुछ बेसिक फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करो, सो दैट जब भी कोई भी नया टॉपिक आता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए फॉर दैट. राइट, तो इस तरह से हम और सारे सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे. जैसे भी आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, एक एक टॉपिक आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते जाइए. सो लेट्स मूव. तो सबसे पहले ये कह रहा है कि टेट्रासाइक्लिन्स आर अ क्लास ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विच इज अ ट्रू थिंग. क्योंकि टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, कोई भी अगर अगर मैं बोलती हूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो इससे एक नाम समझ में, ब्रॉड मतलब बड़ा है ना, नैरो अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं एक टर्म यूज करती हूँ नैरो, इसका मतलब होता है बहुत ही कम रेंज हो, जिसमें जिसमें लेस रेंज हो. और ब्रॉड मतलब बड़ा, जिसमें कि बड़ी रेंज हो, बिग रेंज हो. तो ये कैसी एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन? टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और वाइड वेराइटी ऑफ डिजीजेस को ट्रीट कर सकती है. तो अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई, डॉक्टर इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट वाई इज दिस प्रॉब्लम, या किस माइक्रोबियल, कौन से माइक्रोब की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, या बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन है, या कोई भी ऐसा सिनेरियो. उस केसेस में टेट्रासाइक्लिन्स को कॉम्बिनेशन थेरेपी में बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इन सब के साथ एडमिनिस्टर करा जाता है. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन यूज होता है, रिकेट्सिया एंड निमोनिया, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो एक बात सबसे पहले यहाँ पे ये याद कर लेते हैं कि टेट्रासाइक्लिन कैसा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एक अगर मैं इसको एडमिनिस्टर करती हूँ तो जितने भी माइक्रोब्स हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स को ये टारगेट कर सकता है. इसका नैरो स्पेक्ट्रम नहीं है. नैरो का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिक. ठीक है, यहाँ स्पेसिफिक मतलब बहुत ही लिमिटेड माइक्रोब्स को वो ट्रीट कर सकता है. आई गिव यू एन एक्सप्लेनेशन हियर. नैरो एंड ब्रॉड. ठीक है, नैरो का मतलब है कि वो लिमिटेड या फिर स्पेसिफिक डिजीजेस को ही ट्रीट कर रहा है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये एक लार्ज रेंज को ट्रीट कर रहे हैं, है ना, लार्ज रेंज ऑफ माइक्रोब्स. राइट, तो टेट्रासाइक्लिन कैसा है, टेट्रासाइक्लिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. अब इसके मैकेनिज्म पे आ जाते हैं. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स तरह से कभी भी अगर कोई आंसर लिखना हो या साइंटिफिकली प्रूव करना हो, तो टेट्रासाइक्लिन में एक बात समझ में आती है कि टेट्रासाइक्लिन 30S सब यूनिट से बाइंड करता है राइबोसोम की. राइबोसोम की 30S सब यूनिट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, पर मैं यहाँ लिख देती हूँ. राइबोसोम की 30S सब यूनिट से बाइंड करता है और वहां पर वो tRNA को बाइंड करने से प्रिवेंट करता है. अगर बेसिक एक वन लाइनर मैकेनिज्म जिसको सिर्फ इतना ही समझना था, अगर वन लाइन क्वेश्चन के लिए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो मैं इतना सब लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बस, कि टेट्रासाइक्लिन इज डायरेक्टली बाइंडिंग टू द 30S सब यूनिट. ये 30S सब यूनिट से बाइंड करता है ताकि tRNA बाइंड नहीं कर पाए. तो यहाँ पे लिखा है दिस एक्शन फर्दर प्रिवेंट्स द एडिशन ऑफ फर्दर अमीनो एसिड, जिसकी वजह से और अमीनो एसिड नहीं ऐड हो पाएंगे. और अमीनो एसिड आ कहाँ से रहे होते हैं, tRNA से आ रहे होते हैं, एंड उसकी वजह से पेप्टाइड चेन की ग्रोथ नहीं होती है, इनिबिशन हो जाता है पेप्टाइड चेन की ग्रोथ में, और आपका जो रिक्वायर्ड प्रोटीन था उसकी सिंथेसिस नहीं होती है ना. ये एक जेनरिक मैकेनिज्म है, एक वन लाइनर डेफिनेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन. पर ये सिर्फ एक रटने भर का है, मतलब अगर मुझे सिर्फ मगअप करना हो कि हाँ मुझे याद कर लेना है, तो मैं वन लाइन याद करके लिख कर आ जाऊंगी. अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझना है तो इसका डायग्राम देखना बहुत जरूरी है. लेट्स गो इनटू दैट. तो ये है इसका डायग्राम. इसमें आपको 50S सब यूनिट भी दिख रही है, 30S सब यूनिट भी दिख रही है, और tRNA भी समझ में आ रहा है. पहले एक बार ये डायग्राम देख लो, फिर हम इसके बेसिक में चलते हैं कि ये सारी चीजें एकदम से कहाँ से कॉम्प्लेक्स डायग्राम आ गया,
क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है कि हमने पहला रिवाइज करा नहीं होता है और डायरेक्टली हम आ जाते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सारा भूल गया होता है कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, रेप्लिकेशन, ये सब क्या था, एंड वी एंड अप इसको रटना शुरू कर देते हैं ना। तो ये डायग्राम देख लो क्या क्या है। यहाँ पे 50s सब यूनिट, 30s सब यूनिट, अमीनो एसिड, mRNA, ये हमारा एंटीबायोटिक हो गया, ये tRNA हो गया, और ये अनचार्ज tRNA हो गया। ठीक, अब अगर मैं एक बात बोलूं तो आपका जो राइबोसोम होता है ये कहाँ पे होता है, एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये एक हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक किसको ट्रीट कर रहा है, माइक्रोब्स को ट्रीट कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ये है हमारा बैक्टीरिया, राइट। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, जैसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो ये मैं बेसिक मैकेनिज्म पे आ रही हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये राइबोसोम 30s 50 ये सब यूनिट्स क्या हैं और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें हम क्यों कर रहे हैं, तो वी आर कमिंग टू दैट। तो राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, राइट। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलके बनता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। अगर राइबोसोम का बड़ा डायग्राम देखते हैं तो एक लार्जर सब यूनिट आती है और एक आती है स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट्स किसका पार्ट है, ये दोनों राइबोसोम का पार्ट है। लार्जर सब यूनिट को हम बोल रहे हैं 50s सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट को बोल रहे हैं 30s सब यूनिट। अब देख लेते हैं ये इसके अंदर की कहानी क्या है। तो यहाँ ये तो समझ में आ गया बैक कहाँ पे राइबोसोम है और उसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब मैं बोलती हूँ कि ये एक आपका mRNA स्ट्रैंड है। mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर RNA। mRNA स्टैंड्स फॉर मैसेंजर RNA, राइट। और tRNA का फंक्शन क्या होता है, tRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, टी से समझ में आ रहा है, ट्रांसफर RNA। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं और इसका नाम दे रही हूँ tRNA। टी से ट्रांसफर, एम से मैसेंजर, और जो इनका नाम है, जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम भी है, ट्रांसफर करना या फिर मैसेज को आगे लेकर जाना, mRNA। तो अगर आपने कभी भी डीएनए या आरएनए के बारे में पहले बेसिक कभी भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा डीएनए क्या होता है, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये आरएनए का जो स्ट्रैंड है जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, इसमें कुछ डायरेक्शंस होते हैं, 5' to 3', 3' to 5'। हमेशा हम एक बात याद करते आते थे कि कभी भी अगर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब टर्म सुनते थे, रेप्लिकेशन, तो एक डायरेक्शन फॉलो होता था, दैट वाज फ्रॉम 5' टूवर्ड्स 3'। तो हमेशा हमेशा प्रोग्रेशन कहाँ से होगा या रीडिंग कहाँ से होगी, 5' से 3' तक। तो ये एक mRNA का स्ट्रैंड है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी कहानी कहाँ हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे कोडॉन सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। अब कोडॉन्स क्या होते हैं, 3 के पेयर, ठीक। 3 के पेयर को हम क्या बोल देते हैं, कोडॉन सीक्वेंसेस, ठीक। अब यहाँ पे एक mRNA के स्ट्रैंड पर एक स्मॉलर सब यूनिट अलग रखी हुई है जिसको हम बोल देते हैं 30s, और एक लार्जर सब यूनिट अलग रखी हुई है जिसको हम बोल देते हैं 50s, राइट। और यहाँ पे हमारा भाई tRNA। tRNA के सरफेस पे tRNA से जुड़ा हुआ हमेशा क्या होता है, इसके पास कोई ना कोई अमीनो एसिड होता है जो कि आगे चल के प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड से, ठीक। तो tRNA के पास अमीनो एसिड है उसके एंड पे, mRNA ये हमारा स्ट्रैंड हो गया, 30s अलग है, 50s अलग है। अब जब बैक्टीरिया को प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो वो क्या करना शुरू करता है, इस 30s और 50s सब यूनिट को जोड़ना शुरू करता है ताकि क्या बन जाए, एक कॉम्प्लेक्स बन जाए, राइट। तो ये पहले क्यों नहीं जुड़े होते हैं, बाद में क्यों जुड़ जाते हैं, क्वेश्चन आता है। तो इनिशियली पहले 30s से जुड़ा हुआ एक फैक्टर होता है, इनिशिएशन फैक्टर। इसके बहुत सारे नाम है, IF1, IF2, IF3। तो अभी ये डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी जब आपको सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस का लेक्चर लेंगे हम।
अभी मैं सिर्फ IF लिखती हूँ, IF3 होता है वैसे यहाँ पे, और एक IF यहाँ से जुड़ा होता है इनिशिएशन फैक्टर। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होनी होती है तब होता क्या है, नीचे आ जाते हैं। जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो रही है, वापस से इसको देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। ये हमारा स्ट्रैंड था 5', ये हमारा स्ट्रैंड था 3'। तब ये इंट्रिंसिक फैक्टर अलग हो जाता है और इसकी वजह से 30S और 50S सब यूनिट आपस में जुड़ जाती है, कंबाइन हो जाती है, राइट। यहां पर 3 साइट्स प्रेजेंट हैं, E साइट, P साइट एंड A साइट। इनके नाम भी ऐसे ही हैं। E स्टैंड्स फॉर एग्जिट, P स्टैंड्स फॉर पेप्टिडाइल एंड A स्टैंड्स फॉर अमीनो एसाइल, राइट। ये साइट्स हैं। ये क्या है हमारा mRNA, यहां से कौन आ रहा है, tRNA। tRNA के पास क्या है, अमीनो एसिड, कोई भी हो सकता है, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, वैलिन, एनीथिंग, राइट। तो ये जो tRNA है ये यहां पे आता है और आकर कहां पे अटैच हो जाता है, ए साइट पे या फिर अमीनो एसाइल की साइट पे। tRNA यहां पे बाइंड होता है और tRNA के साथ क्या है, अमीनो एसिड। अभी हम इनिशिएशन नहीं बता रहे तो मान के चलते हैं यहाँ पे पहले से एक अमीनो एसिड चेन प्रेजेंट है या पहले से अमीनो एसिड एक एग्जिस्ट करता है, जो कि कब शुरू होते हैं सारे प्रोसेस, अगर आपने कभी सुना होगा तो कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है कि जब किसी को भी स्टार्ट कोडॉन मिलता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, स्टॉप कोडॉन मिलता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बंद हो जाता है। ये सारी कहानी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है ना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड देन रेप्लिकेशन वगैरह हम DNA में पढ़ेंगे, वो अलग बात है। खैर, तो सबसे पहले tRNA आके ए साइट पे जुड़ जाता है। ए साइट पे जुड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, या यहीं से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये tRNA आ जाता है, मूव करता है P साइट पे और ए साइट को फ्री कर देता है। क्यों फ्री कर देता है, क्योंकि एक और tRNA आ रहा है दूसरे अमीनो एसिड को लेकर, तभी तो अमीनो एसिड की चेन बनेगी, राइट। तो ये tRNA यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक और tRNA आ गया और जो एग्जिस्टिंग अमीनो एसिड था इससे ये वाला अमीनो एसिड जुड़ क्या बन गया, एक चेन बन गई। अगर आप देख रहे हैं तो ये रिएक्शन कहाँ की तरफ जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाती हूँ। अब देखना, वापस से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा 5 रहा, ये 3 रहा, ये हमारी लार्जर सब यूनिट, ये हमारी स्मॉलर सब यूनिट, E साइड, P साइड एंड A साइड, ठीक। तो अब अनचार्ज्ड tRNA यहां आ गया और नया वाला tRNA जो कि चार्ज्ड है। चार्ज क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, नया अमीनो एसिड, इसने अपना अमीनो एसिड इसको दे दिया है और ये दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि क्या है ये दोनों प्रोटीन्स, प्रोटीन बना रहे, पेप्टाइड चेन बना रहे। पेप्टाइड चेन से क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन से बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक डायमेंशन मेंटेन करेगा, फोर्स मेंटेन करेगा, अलग जगह से जुड़ेगा, फूड कंजम्पशन करेगा, बैक्टीरियल वॉल की सिंथेसिस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अपना, ये सब उनके फंक्शन है। अब ई साइड, जिसका नाम ही बड़ा ऑब्वियस है, एग्जिट साइड, तो ये tRNA जो अनचार्ज है वो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि अब इसको फिर से, अब इस tRNA को भी यहाँ से हटना है, क्योंकि इसने भी अपना अमीनो एसिड को आपस में, दोनों अमीनो एसिड को आपस में क्या करवा दिया, बॉन्ड करवा दिया। तो अब जो mRNA है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे ये E साइट, P साइट और A साइट। अब ये दोनों tRNA जो अनचार्ज था सबसे पहले जो आया था ये फ्री हो गया और ये फिर नए अमीनो एसिड को लेकर आएगा। तब तक A साइट फिर से फ्री हो गई, फिर से अवेलेबल हो गई नए tRNA के लिए, ठीक। ये नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है और ये अमीनो एसिड की चेन जो यहाँ पे थी, ये एक के बाद एक के बाद एक ये ग्रो होते जाते हैं जैसे जैसे नए tRNA आते जाते हैं, राइट। लास्ट में जब ये प्रोसेस कंक्लूड होना होता है तो यहाँ पे क्या मिल जाता है इसको, स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन इस चेन को तोड़ के इसको फ्री कर देता है। ये अमीनो एसिड की चेन जिसको हम क्या बोलते हैं, ये अमीनो एसिड की चेन जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन, ये प्रोटीन फ्री हो जाता है और ये प्रोटीन हमारे बैक्टीरियल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। जो भी इसका फंक्शन है ये अपना काम पूरा करेगा, राइट। तो कुछ डायग्राम्स में आपको EPA दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको सिर्फ P और A दिखाई देगा, क्योंकि E को मान के चलते हैं एग्जिट साइड ऑलरेडी मूव कर गया। अब एक क्वेश्चन आता है
कि ये आगे कैसे मूव कर रहा है, ये तो सारी कहानी यही हो रही है। तो ये जो 3 कोडॉन्स हैं यहाँ पे बाइंडिंग कैसे हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे है AUG जो कि हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है, तो टीआरएनए के नीचे एंटी कोडॉन्स होते हैं। इसकी साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी कोडॉन्स। ये अपने साइड क्या लेकर आएगा, ए का ऑपोजिट क्या हो गया यू, यू का ऑपोजिट क्या हो गया ए, और जी का ऑपोजिट क्या हो गया सी। तो ये अपने साथ क्या लेकर आएगा, UAC, ताकि जब टीआरएनए, ये टीआरएनए है, जब टीआरएनए यहां पर आए तो आसानी से इजीली किसकी बॉन्डिंग हो सके, कोडॉन और एंटी कोडॉन। ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अगर याद हो तो हम क्या पढ़ते थे, इसमें टर्म्स क्या यूज करते थे, वी वर यूजिंग द टर्म्स लाइक A binds with U, G binds with C, याद आया। और हम जब बात कर रहे होते थे डीएनए की, तो हम ए की जगह, यू की जगह क्या यूज करते थे, टी, थाइमीन, यू से यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऑल ऑफ दोज टर्म्स। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से ये जो चेन है ये इससे नए वाले से बाइंड करेगी, और एक यहाँ पे चेन एलोंगेशन होता जाएगा। और क्योंकि ये यहाँ पे मूव करता जा रहा है खाली टीआरएनए, ये फ्री एनवायरनमेंट में रिलीज होके नए अमीनो एसिड को लेकर आएगा, और हम ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये हमारा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। क्यों, अब इसको यहाँ वाले कोडॉन्स, यहाँ के जो 3 पेयर्स हैं, हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो AC, यहाँ पे हो सकता है प्रेजेंट हो GCA, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, कहाँ से, 5' से 3' की तरफ चलता जा रहा है। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, इसी टीआरएनए की बाइंडिंग को रोकता है। टेट्रासाइक्लिन खुद जाकर इस साइट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए साइट, अमीनो एसाइल साइट, यहाँ पे आके टेट्रासाइक्लिन हमारा एंटीबायोटिक बाइंड हो जाएगा और टीआरएनए की बाइंडिंग को रोक देगा। अब टीआरएनए जब बाइंड ही नहीं करेगा वहां पे, तो क्या हो जाएगा, व्हेन टीआरएनए विल नॉट बाइंड, देन व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी नो इलोंगेशन ऑफ द अमीनो एसिड चेन। तो ये जो चेन है इलोंगेट ही नहीं होगी, क्योंकि अमीनो एसिड कहाँ से आ रहा था, टीआरएनए के थ्रू आ रहा था। अब टीआरएनए की बाइंडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि कौन बाइंड कर रहा है यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन। तो ये चेन इलोंगेट नहीं होती है और हमारा रिक्वायर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। तो टेट्रासाइक्लिन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल नहीं, बैक्टीरियोसाइड मतलब किलिंग, स्टैटिक मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देना, इनिबिट करना। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये हो गया हमारा टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। विल मीट अनदर लेक्चर, और उसमें आप टॉपिक्स और ड्रॉप करते जाइए जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, वी विल बी कवरिंग दोज टॉपिक्स। थैंक यू।